जब नोटिफिकेशन आई थी तो मैंने पहले नोटिफिकेशन को गो थ्रू हुआ, क्योंकि मैं एसएससी से था तो मुझे बैंक के बारे में थोड़ा सा जानना था। तो पहले तो मैंने इसका स्ट्रक्चर समझा। सबसे बड़ा जरूरी होती है स्ट्रक्चर समझना कि प्री में क्या आता है, मेंस में क्या आता है और उसको कैसे हम उस टाइम पे हैंडल कर सकते हैं। पहले जॉब सिक्योर कर लेते हैं। तो मैंने फिर इस बार सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें पहले एक जॉब सिक्योर करनी चाहिए। उसके लिए हम जैसे एसएससी के साथ साथ हमें एक बैंक का हम आराम से बस टारगेट होता है, थोड़ा सा हमें थोड़ा सा प्लान करना पड़ता है दोनों को साथ लेके। तो थोड़ा सा जैसे मैंने किया है हो जाता है। मेरे मैथ्स के नॉर्मलाइज स्कोर 220 के राउंड था मैम, और मेरा इंग्लिश का स्कोर भी 175 था मैम। थोड़ा सा इसमें एसएससी में थोड़ा लक बेस्ड बहुत एग्जाम हो गया मेंस का। तो जो शिफ्ट्स आती हैं एक थोड़ी सी इजी आ जाए तो आप और थोड़ा सा बाहर हो जाते हो। डिस्क्रिप्टिव की थोड़ा सा ऐसा होता है, मेरे डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स कम थे। बाकी मेरे क्वांट और इसमें इंग्लिश में काफी अच्छे नंबर थे मैम। हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो गाइज, आज हमारे साथ एक कैंडिडेट है जो आपके लिए काफी इंस्पायरिंग हो सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और फिर पूछते हैं कि मैम बैंक की प्रिपरेशन करें या ना करें, या हमसे निकलेगा कि नहीं। तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है आपके लिए। और ये करनाल से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से। तो अब इनसे हम पूछेंगे। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेट्स करना चाहूंगी साहिल को कि बहुत बहुत बधाई हो आरआरबीपीओ में सिलेक्ट होने के लिए आपको। एंड सबसे थैंक यू मैम। बड़ी सबसे बड़ी चीज ये है यहाँ पर कि इनकी जर्नी कैसे रही, कि कैसे इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया, किस बैकग्राउंड से थे, और इसके बाद इन्होंने कैसे एसएससी से बैंक में यहाँ पर सिलेक्शन लिया, और इन्होंने एसएससी सीजीएल भी क्रैक किया हुआ है। तो काफी इंस्पायरिंग रहने वाली है स्टोरी। तो स्टार्ट करते हैं। साहिल, बताइए अपने बारे में। थैंक यू मैम। मैम मैंने बीटेक की है आईटी में। कंप्यूटर मैं उस टाइम पे आईटी में थोड़ा सा स्लम था, तो मैं आईटी की जॉब में एक साल की, फिर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। हमारा अपना फैमिली बिजनेस भी था। तो मैंने इनिशियली मैंने एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। मुझे बैंक के बारे में कोई आइडिया नहीं था, एसएससी का आइडिया था थोड़ा सा, मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे। तो मैंने एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो उसमें मैंने सीएचएसएल भी देना शुरू किया, सीजीएल भी देना शुरू किया। तो फिर वहां से क्रैक हुआ। लेकिन एसएससी थोड़ा सा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही स्लो सर्विस कमीशन है। तो ये थोड़ा सा इन्होंने प्री कराते हैं, फिर रिजल्ट बड़ी देर देते हैं। तो फ्रस्ट्रेट होके ना, तो फिर मैंने थोड़ा सोचा कि पहले जॉब सिक्योर कर लेते हैं। तो मैंने फिर इस बार बैंक दिया, आरआरबी पीओ। नोटिफिकेशन जब आई तभी मैंने सोच लिया था कि ये तो निकालना ही है इस बार। ओके। मैंने टारगेट इसी को बनाया सबसे पहले। तब तक मेरा एसएससी का प्री भी हो गया था, और मेरा लास्ट ईयर के मेंस का भी था। अब रिजल्ट आना है, पेंडिंग है। तो ओके। फिर मैंने आरआरबी पीओ पे फोकस किया, और फिर मैंने अब एक जॉब तो सिक्योर कर ही लिया बैंक में मैं अब। ओके। तो ये जो जर्नी होती है, साहिल, आपने जैसे एक लाइन में बता दी, बट इसी चीज को सोचते हैं स्टूडेंट्स की मैम एसएससी में टाइम ज्यादा लगता है या एज ओवर हो जा रही है हमारी, तो ऐसा ना हो कि एसएससी में भी ना हो और हम कोई जॉब भी ना ले पाए। तो फैमिली से भी बहुत सारे ताने लोगों बिल्कुल को मैम, मिलने मैंने लगते आपको हैं। यही कहा ना। हाँ। एसएससी स्लो सर्विस कमीशन, हाँ। ये बहुत ज्यादा इस टाइम पे थोड़ा सा 2-3 साल में इन्होंने अपना सिस्टम खराब कर दिया है। हम अगर सोचे ना कि हमने 2021 के लिए प्रिपेयर करना है, 2022 के लिए प्रिपेयर करना है, तो ये हमारा एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। ये ओके। 2 साल 3 साल लगा के चलते हैं कि ये कहीं ना कहीं लगेगा ही लगेगा। तो ओके। बस सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें पहले एक जॉब सिक्योर करनी चाहिए। उसके ओके। लिए हम जैसे एसएससी के साथ साथ हमें एक बैंक का हम आराम से बस टारगेट होता है, थोड़ा सा हमें थोड़ा सा प्लान करना पड़ता है दोनों को साथ लेके। तो थोड़ा सा जैसे मैंने किया है हो जाता है। थोड़ी हाँ। सी तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। एक्चुअली मैं आपसे यही चीज पूछना चाहूंगी, क्योंकि देखो, मैंने स्ट्रेटजी की वीडियोस तो बहुत सारे इंटरव्यू ऑलरेडी ले लिए हैं और वो अपलोड हो रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बस ये चीज स्पेशल जानना चाहूंगी कि जो एसएससी के कैंडिडेट्स हैं और जो बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उन्हें कैसे अपना टाइम मैनेज करना चाहिए, या फिर आपने कैसे आरआरबी पीओ में, आपको पता है कि सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है, आपका रीजनिंग अलग होता है, कंप्यूटर आपको बिल्कुल पढ़ना बिल्कुल। पड़ता है, उसमें जीएस होती है, इसमें आपको जीए पर टाइम देना होता है। तो कैसे आपने इन चीजों को मैनेज किया? और साथ में आपने एसएससी भी, आई थिंक मेंस आपका है अभी इस 2020 का, एंड आपने पिछला 8 को है, मेंस भी 28 दिया। को। हाँ जी। तो हाँ बताइए जी कि कैसे आप मैनेज कर रहे थे इन सारी चीजों को। मैम, जब नोटिफिकेशन आई थी तो मैंने पहले नोटिफिकेशन को गो थ्रू हुआ, क्योंकि मैं एसएससी से था तो मुझे बैंक के बारे में थोड़ा सा जानना था। तो पहले तो मैंने इसका स्ट्रक्चर समझा। सबसे बड़ा जरूरी होती है स्ट्रक्चर समझना कि ओके। प्री में क्या आता है, मेंस में क्या आता है और उसको कैसे हम उस टाइम पे हैंडल कर सकते हैं। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप चला। जैसे मैंने सबसे पहले नोटिफिकेशन के टाइम पे मैंने जीए थोड़ी सी डेली की स्टार्ट कर दी।
मतलब ज्यादा तो मैं लिखता नहीं था, लेकिन मतलब जैसे डेली की थोड़ी बहुत आती थी तो मैं पढ़ लेता था। ज्यादा टाइम नहीं लगाता था, मतलब हाफ एन आवर या 40 मिनट्स थोड़ा पढ़ लिया। उसके बाद जो मैथ और रीजनिंग था, मैथ तो मेरा एसएससी बैकग्राउंड से ही थोड़ा ठीक था, लेकिन मुझे रीजनिंग में मुझे पता था कि मुझे डेली का अगर अगर इसको सिक्योर करनी है, मतलब आरआरबी तो रीजनिंग एक फैक्टर हो सकता है बहुत ज्यादा बिल्कुल। इंपॉर्टेंट। तो मैंने रीजनिंग को स्टार्ट ही मैं अपना डे रीजनिंग से करता था। तो ओके। इस मेरी जर्नी में सबसे मेरे को गाइडेंस सबसे पहले तो गाइडली नहीं दी। मैंने गाइडली का पीडीएफ कोर्स तभी ले लिया था जब मेरा ये नोटिफिकेशन आई थी, क्योंकि इस बार एक जॉब सिक्योर करनी ही थी और वेट नहीं कर सकता था। चाहे एसएससी क्लियर हो, ज्वाइनिंग ना है, उसमें अच्छा, टाइम तो वो ना मैं एक एक दिन आपसे बड़ा एक चीज कटता है। एक मिनट इंटरप्ट करूंगी आपको। एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने आरआरबी की प्रिपरेशन नोटिफिकेशन के बाद स्टार्ट करी थी आरआरबी के? मैम जैसे बस 1 अगस्त को, मतलब जैसे नोटिफिकेशन आई थी 1 सेकंड को, मैंने तभी स्टार्ट कर दी थी। मतलब ओके। मैंने एक दिन भी कोई ऐसा नहीं किया कि नहीं मैं कल से करूंगा। मैंने मतलब जिस दिन नोटिफिकेशन, तो मन में था कि इस बार तो निकालना ही है आरआरबी किसी भी ओके। तरह। जो मेरी कमियां हैं वो मुझे दूर करनी ही है। तो ओके। रीजनिंग एक बहुत बड़ा हर्डल था मेरे लिए, क्योंकि हम जो एसएससी में रीजनिंग आती है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों की। इसमें पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट सिलोगिज्म बहुत आते हैं, उसमें वन सिलोगिज्म आता है, वन पजल आती है, बाकी अलग आता है। जी। तो मुझे गाइडेंस की जरूरत थी, तो फिर मैंने आप ही की वीडियोस देखी, तो मैंने गाइडली का पीडीएफ कोर्स लिया था। तो उसमें ओके। मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सबसे बड़ी बात तो वीडियो सोल्यूशन था, जहां पे मुझे कहीं कमी आई, और डेली का शेड्यूल था, डे 1 डे 2। तो मैं उसी पे फोकस रहा। बस ये है कि जैसे मैंने डे 1 किया, 10 to 18 मिनट्स की वो होते हैं, 4 पजल्स होती थी, उसका वीडियो सोल्यूशन देखा, और शाम को एक बार उन्हीं को दोबारा कर लिया। मैम ओके। ऐसे करते करते 1 वीक, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन में, 11वें दिन में मुझे वीडियो की जरूरत पड़नी बंद होगी। ओके। मैं मतलब बहुत वहां से अच्छी, थोड़ा सा मेरे को बहुत ही गहरी बात इन्होंने यहाँ पर बोली कि मैं आप लोगों से हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी चीज आप, जैसे आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसको 15 डेज तक फॉलो करो आप। उसके बाद आप खुद से उन चीजों में एक होता नहीं कि एक स्पीड आने बिल्कुल लगती है और मैम, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है। तो हर एक बिल्कुल स्टूडेंट को मैम। ये चीज जैसे फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट 10 डेज में मतलब थोड़ी सी मुझे पजल्स में दिक्कत हुई मैम, क्योंकि मैं ओके। बिल्कुल नया था इस चीज में, और मैंने कोई ट्यूशन नहीं ली हुई थी कसम से। ओके। लेकिन वीडियो में मेरे को बहुत अच्छे से समझ आता गया कि कैसे उठानी है, क्या मतलब लाइन है। और 11 डे पे मैं ठीक होता गया मैम। तो मेरे रीजनिंग में मतलब 34 35 नंबर थे प्री में मैम। और ओके। मेरे लिए जिसको बिल्कुल ही रीजनिंग नहीं आती थी, और 34 35 सिर्फ पीडीएफ से ही। ओके। बाकी मैं थोड़े यूट्यूब के सेशंस भी मतलब वीकली देख लेता था। तो मतलब मेरे को रीजनिंग में थोड़ा सा अच्छा लगा। ओके। और क्वांट एंड में बस मेरे को मैथ्स ये के था लिए कि एक आपने डेडिकेटेड। मैथ्स के लिए कैसे फॉलो मैथ्स मैम किया? मेरा एसएससी का ना, मैथ्स का मेरा एसएससी का बेसिक अच्छा था, लेकिन प्रैक्टिस अच्छा। की तो वही है कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के लिए भी गाइडली का मतलब पीडीएफ कोर्स मैंने प्रॉपर मन से फॉलो किया है। और मैंने कुछ और मतलब किसी और चक्कर में नहीं पड़ा। ओके। मतलब मैंने 10 सोर्स लेके एक करा, दो करा नहीं, मैंने एक कोर्स एक ही सोर्स से 2 बार प्रैक्टिस सुबह शाम करता था। और बहुत क्वांट में बड़ी मुझे बात वीडियो है की इतनी जरूरत ये कि हम लोग कि ना मुझे आजकल सिर्फ स्टूडेंट्स को टाइम लगता है। जैसे एक ही स्टूडेंट होता है ना, वो लोग कहते हैं कि मैम इसने बहुत जल्दी एग्जाम निकाल लिया, इसको इतना टाइम लग गया। तो गाइज आपके सोर्स पे भी डिपेंड करता है कि आप अगर ज्यादा सोर्सेस की तरफ भाग रहे हो तो आप कितने टॉपिक्स एक सोर्स से कवर कर पाओगे। बट अगर आप एक भी सोर्स को ऑनेस्टी के साथ कंप्लीट कर रहे हो, दैट मीन्स आप वो पूरा कवर कर रहे हो, तो आप में इंप्रूवमेंट दिखने लगता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप चार जगह ना भागे, आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो एक तरह से अच्छे से फॉलो करो, एंड तक करो, ताकि आप अपनी जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट कर पाओ और अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर पाओ। बिकॉज सेल्फ स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप उसे नहीं दोगे देन टाइम आपका फिर निकल जाता है इसी में। और इसके अलावा आप जीए डेली बेसिस पे करते थे, मतलब जब से ये नोटिफिकेशन आया था मैम, आपको तो? जी ये सिर्फ मैं डेली बेसिस पे ऐसे कोई मतलब एक सोर्स उठा लिया, उसका जो भी आता है डेली ऊपर से पढ़ लिया, क्योंकि अगर मैं प्री के बाद जैसे ही उठाऊं तो मेरे लिए सब कुछ न्यू ना हो। कुछ हल्का सा 20% 30% थोड़ा दिमाग में हो कि मतलब वो ऐसा कुछ पढ़ा था मैंने, तो उसको रिवाइज करना थोड़ा सा आसान होता है। अच्छा। मतलब ऐसे मेरी जीए बहुत पुअर है मैम। जीए मेरी बहुत पुअर है, तो मेरे मार्क्स भी है, लेकिन मतलब मैंने कोशिश की। मेरे को सबसे अंदर था कि इस बार किसी एक सब्जेक्ट की वजह से भी ना मैं रह जाऊं। नंबर ओके। आए या नहीं आए मैम, जीके में को अलग बात है, लेकिन मैंने कोशिश ऐसे ही थोड़ा सा, मेरी पुअर है जीए। लेकिन फिर अच्छा, भी थोड़ा मुझे सा जैसे एक, आपने पूछा ना। हाँ बताइए। हाँ जी, हाँ जी मैम। मैं एक्चुअली ये तो पूछ मैंने रही बस थी कि यही थोड़ा सा, जैसे आपका बेस जो क्लियर था, अर्थमेटिक का क्लियर होगा एसएससी के बेस से, लेकिन डीआई में तो आपको प्रॉब्लम आई होगी। तो डीआई को मैम आपने कैसे अलग से टाइम दिया, या मैं पीडीएफ से मैं ही फिर वही किया? कहूंगा,
हाँ मैम वही कहूंगा, आप पीडीएफ कोर्स मतलब पूरे में सब कुछ है, मतलब मेरे को, मैं लिटरली ऐसा नहीं कि मैं गाइडली पे आया हूँ, हाँ। मुझे, मैं किसी को भी अब वो कहता हूँ तो आप वही लो, मतलब आप ओके पीडीएफ कोर्स मतलब मोर देन सफिशिएंट है, अगर आप मन से उसको कर रहे हो आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो उसका सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन है आपके पास, ओके। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हाँ अगर आपका अर्थमेटिक का बेस अच्छा नहीं है तो आपको जाना पड़ेगा। हाँ वो तो है, ये मतलब आपका बेस मजबूत है इसलिए आपने सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दिया, हम ये बोल मैम सकते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस हाँ और जी। प्रैक्टिस भी सिर्फ एक सोर्स है, ये भी नहीं कि मैं 10 जगहों के पीछे भागा, नहीं, मैंने ओके। सिर्फ पीडीएफ कोर्स मन से, एसबीआई पीओ मेंस के लिए भी मैंने, मेरा प्री क्वालिफाइड है, तो मैं मेंस देने नहीं गया क्योंकि मेरे को जॉब हाँ मिल गई थी। मेरा हाँ। अगला अल्टीमेट टारगेट मेरा मेरा सीजीएल। एसएससी है, मेरा आईबीपीएस पीओ भी हो गया है, प्री हो गया है, मेंस है, तो मैं तैयारी इतना कर ही नहीं रहा। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आया था मैंने पीडीएफ कोर्स के, मैं 28-29 सेक्शन तक पहुंच गया था टेस्ट से। ओके तो सीजीएल आपने इससे पहले वाला जो मेंस दिया था, तो आप अपने मैथ्स के मार्क्स बताना चाहोगे कितने आए थे? हाँ जी मैम, मेरे मैथ्स के मतलब नॉर्मलाइज स्कोर 220 के राउंड था मैम, ओके और मेरा इंग्लिश का स्कोर भी 175 था मैम। ओके। थोड़ा सा इसमें एसएससी में थोड़ा लक बेस्ड बहुत एग्जाम हो गया मेंस का, तो जो शिफ्ट्स आती हैं एक थोड़ी सी इजी आ जाए तो आप, और थोड़ा सा बाहर हो जाते हो डिस्क्रिप्टिव की, मतलब थोड़ा सा ऐसा होता है, मेरा डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स कम थे, बाकी मेरा क्वांट और इसमें इंग्लिश में काफी अच्छे नंबर थे मैम। चलिए कोई नहीं, ऑल द बेस्ट है कि आप इस बार का जो मेंस है 29 जनवरी या 28 जनवरी को, तो उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो, ठीक है। बहुत थैंक यू बहुत मैम, थैंक यू शुभकामनाएं, मैम। शुभकामनाएं आपके साथ। और एक चीज मैं और पूछूंगी आपसे कि मतलब कि आपने एसएससी की भी प्रिपरेशन, जैसे आरआरबी का आपका नोटिफिकेशन आया, तो आपने मतलब उसका सिलेबस समझा, तो वो भी एक अच्छा चैलेंज होता है कि आप बैंक को भी दे रहे हो टाइम और आप एसएससी को भी दे रहे हो, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट को यही मैनेज करने में प्रॉब्लम होता है। इवन उनके साथ तो ये भी हो जाता है कि मैम आईबीपीएस पीओ प्री पे फोकस करें कि आईबीपीएस का आरआरबी का जो मेंस है उस पर फोकस करें। तो आपने तो दो अलग अलग एग्जाम्स को यहाँ पर टारगेट किया, तो कैसे आपने मैनेज किया टाइम अपना, ये बताइए। मैम सबसे पहले तो वही बात है, जब मेंस की तैयारी होती है वो प्री के फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाती है, आइदर इट हाँ। इज रीजनिंग आइदर इट इज क्वांट। ओके। थोड़ा सा फॉर्मेट अलग होता है लेकिन बेस आपका मेरे मेरे अकॉर्डिंग मैम प्री से ही स्टार्ट हो जाता है। तो बिल्कुल। जैसे मैंने क्या किया, टॉपिक्स लिख लेता था, जैसे हम्म। मेरा एसएससी की प्रिपरेशन चल रही है, तो जो एक्स्ट्रा ऐड होने हैं ना वो अपने डेली के शेड्यूल में, वीकली शेड्यूल बनाया, उसमें डेली में आपने ऐड कर लिया कि जैसे 2 डेज में आपको पजल्स मतलब करनी है, या 2 डेज में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है, और बहुत। उसके बाद आप पीडीएफ एक टेस्ट करते थे हम्म। तो उसमें कुछ ना कुछ आ ही जाता था मैम, तो वो भी मेरी हो बिल्कुल। जाती थी रिवीजन में। बाकी जैसे अब प्री और मेन, जैसे मेरी अब आईबी आरआरबी मेंस था और एट द सेम टाइम मेरा एसबीआई प्री भी था और आईबीपीएस प्री भी था, तो मैम जब रीजनिंग जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट की तो वो प्लस होते होते 50-60 नंबर पे पहुंच गई, तो मेरा बेस तो वैसे ही क्लियर हो गया, तो मुझे प्री में कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत मतलब सही मेरे बात लिए है। ऐसा कोई चैलेंज नहीं था प्री में कि मैं एक बार भी ये सोचूं कि मेरा प्री के लिए मेरा नहीं होगा, मतलब मेरे मन में ऐसा आया ही नहीं, क्योंकि मेरा रीजनिंग वीक पॉइंट था, वो मैंने मतलब मेरी अब अच्छी हो गई थी। बहुत और मेरे सही इन्होंने रीजनिंग में बात आरआरबी पीओ बोली। मेंस में मैम 36-37 मार्क्स हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट मैंने आपको भेजा हुआ है शायद हाँ अपना। बिल्कुल। एक्चुअली बात और ये मेरे होती है क्वांट में गाइस। भी मतलब, हाँ इन्होंने जो भी चीजें बोली है, एक एकदम एक्सपीरियंस्ड बंदा, जो एक होता नहीं कि आप प्रैक्टिकल, जो इन्होंने बोला है कि आप प्रैक्टिकली उन चीजों पर वर्क करिए, ये नहीं कि आप कौन सा सोर्स फॉलो कर रहे हो। मैटर ये करता है कि आप एक सोर्स को कितना अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर रहे हो, वो भी एग्जाम लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यही बात होती है कि अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हो और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके मन में कहीं ना कहीं चल रहा है कि यार एसएससी, मेरे को अभी 1 साल में जॉब की नीड है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है या फिर कोई और प्रॉब्लम है और आप चाहते हो जॉब सिक्योर करना, तो आप सब जानते हो कि बैंक का प्रोसेस सबसे फास्ट रहता है आपका ज्वाइनिंग के लिए, बिल्कुल और एक एवरेज कैंडिडेट इजीली इसको प्रिपेयर कर सकता है अगर वो सही से जाए, ठीक। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यही है टाइम मैनेजमेंट, और आपके टारगेट सेट होने चाहिए। जैसे इन्होंने बोला कि मैंने वीकली टारगेट बनाया जो एक्स्ट्रा टॉपिक थे, कि मुझे 2 दिन में क्वाड्रेटिक खत्म करनी है, मुझे पजल्स को इतने दिन देने हैं, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। आप लोग पूछते हो ना कि मैम पजल में स्पीड नहीं बन रही, तो अपने दिल से पूछो कि आपने उसको कितना टाइम दिया या कितनी प्रैक्टिस करी है, वो सारी चीजें मैम, इंपॉर्टेंट है। अगर आप, जैसे मैं आपको अपना केस बताता हूँ, मतलब 2 वीक्स के बाद मेरी पजल्स, जो मेरे वो जो आपके पीडीएफ में टाइमर होता है ना, तो हाँ, 18 मिनट्स होते हैं और 4 पजल्स होती हैं। जी। तो शुरू में मेरी एक भी नहीं बनती थी, लेकिन मैम मेरी एंड में आते आते मैं, मेरे पास फिर भी टाइम बच जाता था, और इसका फायदा मुझे मैम आईबीपीएस पीओ प्री में हुआ, मैं 32-33 करके आया था, मतलब वेरी गुड। रीजनिंग में। मेंस में तो अच्छा तो है मतलब अगर आप इतना करके आ रहे हो। और मेरे हिसाब से इट डजेंट मैटर कि आप कितने मार्क्स ला रहे हो, मेन है कि आपका सिलेक्शन मैम होना चाहिए, थोड़ा सा, है ना। बिल्कुल थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा अगर हम प्री में एक लीड लेके जाते हैं ना तो हमें कॉन्फिडेंस होता है कि अगर पेपर में कुछ इस तरह का आएगा तो मेरी प्रैक्टिस बहुत है,
मैंने समझा बहुत हुआ है तो मैं अब कर लूंगा, मतलब न्यू अच्छा, चीज के लिए भी हम प्रिपेयर हो जाते हैं। हाँ, तो आप अपने मेंस के मार्क्स बताना चाहेंगे आरआरबी पीओ में कि आपके कितने कट ऑफ से ऊपर थे? मैम मेरी हरियाणा की कट ऑफ, मैं यूआर कैटेगरी से हूँ, मेरी 91 पॉइंट समथिंग कट ऑफ थी और मेरे 113 मार्क्स थे। 113, जिसमें मैं वेरी गुड। सेक्शनल देखूँ और जिसमें मैं सेक्शनल देखूं तो मेरे क्वांट में मैंने 29 क्वेश्चंस किए थे, मेरे 29 ही ठीक थे, मतलब प्रॉपर 100% एक्यूरेसी थी। 1.25 हो गए होंगे, हो ओके। जाते हैं। और जो रीजनिंग में मैंने 32 किए थे, मेरे 29.5 हैं। पता नहीं दो अच्छा, क्वेश्चन मैं बार बार यही सोच रहा हूँ कौन से गलत हो गए, मैंने कुछ कोई बात तुक्का नहीं नहीं, हो मारा था। सकता है आपने क्रिटिकल रीजनिंग आई थिंक अटेम्प्ट कर लिया हो कुछ नहीं ऐसा। मैं मेरे को क्रिटिकल रीजनिंग नहीं आती थी, मैंने नहीं सिर्फ आती। पजल्स, मेरी सारी पजल्स बनी थी, सारी पजल्स बनी थी। ओके। मतलब मेंस में मैंने एक सिंगल पजल भी नहीं छोड़ी। वेरी गुड। वैसे और आरआरबी का सेम पेपर लेवल जो था इस बार वो मॉडरेट था, बहुत टफ नहीं था। मतलब अच्छा स्कोर इंसान कर सकता था अगर स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो। और मैम मार्क्स उन्होंने थोड़ा काफी सा आप, जीके में हाँ, मॉडरेशन, जीके काफी में थोड़ा अच्छे। मॉडरेट कर दिया था, काफी इररेलेवेंट, मेरे को लगा इररेलेवेंट क्वेश्चंस थे। अच्छा, तो आपने इंग्लिश जैसे चूज किया मतलब था या नहीं हिंदी चूज किया था? मैम, इंग्लिश इंग्लिश मैम इंग्लिश। इंग्लिश। ओके, मेरे पास कितने? टाइम था, मैं 20 मार्क्स हैं मेरे, 19 पॉइंट समथिंग। लेकिन मैं स्कोर कर सकता था, लेकिन मैंने चुना क्वांट क्योंकि मुझे था अच्छा, 1.25 मिलेंगे और सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। हाँ, और उसमें एक्यूरेसी क्या भी है, अगर है मैम मेरी अच्छी। अगर मैम अगर एक्यूरेसी आ गई तो वो एक्यूरेसी है। और अभी तो मैम मेरे 3 क्वेश्चन की एक डीआई थी, उसके मेरे आंसर मार्क करने रह गए बस। कोई बात नहीं। और आप उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे कि आपने जैसे कि कंप्यूटर को कैसे टाइम दिया, क्योंकि कंप्यूटर के लिए भी तो आपने पढ़ा होगा। कंप्यूटर मैम मैंने लूसेंट पढ़ी थी नॉर्मल, और जो यूट्यूब की फ्री वीडियोस हैं आपके चैनल पे भी पढ़ी हैं, और हम्म। बाकी भी आ जाती है मैम। मैंने ज्यादा मतलब मेरे को यही था कि थोड़ा सा छोड़ना नहीं है, लेकिन मैं 30 के लिए नहीं गया। मेरे को था कि चलो कट ऑफ से अच्छा मार्जिन ऊपर रहे। ओके, मेरा मतलब सारा आपने ध्यान बेसिक्स रीजनिंग क्लियर मैथ पे कर था, लिए हैं क्योंकि थोड़ा बहुत। बिल्कुल मैम, क्योंकि जो रीजनिंग और मैथ मुझे पता था 1 पॉइंट, जब मैंने स्टडी किया था ना तो मुझे मेंस का फॉर्मेट पता था 1.25 है। अगर मैं इसमें 10 करता हूँ तो मेरे नंबर ज्यादा होंगे। तो जीए मेरा में आपके जैसे मेरे कितने मार्क्स थे? रीजनिंग 0 थे मैम, 10 पॉइंट समथिंग थे। हाँ, वो तो आपने तो बताया कि जीए मेरी पुअर थी, वैसे पेपर मैम भी मैंने मॉडरेट था पढ़ के जीए गया का। था हाँ। मैं पढ़ के गया था। मैं इवन क्लाउड अफेयर भी 3-4 महीनों की कर गया था, लेकिन अगर आप जनवरी का पूछ लें करंट अफेयर, फिर वो नहीं मैम आता था। ओके, कोई या बात एक नहीं। क्वेश्चन आया हुआ था आरटीआई की डेट, आरटीआई का पीरियड आया हुआ था। तो जनरल काफी था, और कुछ मेरे को लगा जैसे कि हम जो मैं पढ़ के गया उस महीनों में कम आया, थोड़ा जनवरी फरवरी मार्च का ज्यादा था। तब तो मैं तैयारी नहीं कर रहा था मैम। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज अच्छी इन्होंने बोली कि इन्होंने चीजों को अपने हिसाब से टाइम दिया, जो इनके स्ट्रॉन्ग एरियाज थे उनको इन्होंने एक्यूरेसी में बदला। लाइक जैसे एप्टीट्यूड सेक्शन इनका अच्छा था, इन्होंने रीजनिंग मैथ्स, क्योंकि आपको भी पता है कि वो आरआरबी का प्री में भी आता है, तो इन्होंने स्टार्टिंग से ही उसको स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किया, जो कि आरआरबी के स्टूडेंट्स के लिए एक प्लस पॉइंट है, बिल्कुल आप मैम। इस पे फोकस कर सकते हो। ठीक, इसके बाद बात आई, इन्होंने बोला कि मैंने जो मेरे अच्छे पॉइंट्स थे, जैसे कि एप्टीट्यूड आपको क्या देता है, फुल एक्यूरेसी देता है, मेंस में इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक्यूरेसी। इंग्लिश में आपकी बिगड़ सकती है, कंप्यूटर में भी हो सकता है अगर आप उस बैकग्राउंड से नहीं हो, जीए का तो कोई वैसे भी भरोसा नहीं रहता। तो एप्टीट्यूड सेक्शन आजकल के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने एक इंटरव्यू और लिया था, उसमें भी एक स्टूडेंट ने बोला था कि आपका एप्टीट्यूड अगर स्ट्रांग है तो आप एक एज पा सकते हो, बिकॉज अब जो जीए का लेवल है, पहले स्टूडेंट पूरी पूरी तरह मतलब रिलाय करते थे कि हम जीए अच्छा कर लें, बाकी उसमें मार्क्स अच्छे आ जाएंगे तो बाकी में मैनेज हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसलिए आपको एवरेज होकर हर एक सेक्शन को अच्छे से टाइम देना है। तो बहुत अच्छी चीजें थी जो इन्होंने बताई। ये थोड़ा सा डिफरेंट इंटरव्यू था। रीजन ये था क्योंकि ये एसएससी के कैंडिडेट हैं और इनका मेन एम एसएससी सीजीएल है। बट बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि वो एक जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं, तो आप कैसे बैंक के एग्जाम को मैनेज कर सकते हैं, इन्होंने वो सारी चीजें यहाँ पर बताई। और बहुत अच्छा लगा साहिल के साथ यहाँ पर जुड़कर, और गुड लक है उनको कि उनका सीजीएल जो सपना है उनका पूरा हो थैंक यू जाए, मैम। बहुत अच्छी पोस्ट यहाँ पर पाए। एक तो गाइडली की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई है यहाँ पर, और बहुत अच्छा लगा साहिल आपके थैंक साथ। यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।